चलो तो अब अपन यूनिट 8 का अगला टॉपिक मांस का कोमलीकरण और बूचड़ खाने के बारे में जानते हैं। तो बूचड़ खाना जिसे स्लॉटर हाउस भी कहते हैं, लाइसेंस प्राप्त वह स्थान होता है जहां किसी पशु का मानव उपभोग के लिए मानवीय एवं स्वच्छ तरीके से वध किया जाता है। किसी पशु का वो बूचड़ खाना है। जो हमारी 12वीं अनुसूची है उसके कार्य नंबर 18 में वधशालाओं का विनियमन नगर पालिकाओं यानी नगरीय निकायों का एक प्रमुख विषय है। अनुच्छेद 48 में भी गोवंश, बछड़ा, दुधारू पशु के वध पर प्रतिषेध के बारे में वर्णन हमको मिलता है। अपीडा अपीडा क्या है? अपीडा 1985 में बनी थी। अपीडा का फुल फॉर्म है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। मतलब प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है और अल कबीर एशिया का सबसे बड़ा मांस प्रसंस्करण केंद्र ये भी हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र जो है ये ICAR के अंडर में आता है। ठीक है। अगला है FSS यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2011 की अनुसूची 4 के भाग 4 में बूचड़ खाने या फिर कहे मांस और मांस उत्पादों के निर्माण में PRPs या GMP और GHP जो अपने को रखने पड़ेंगे उसके बारे में प्रावधान है। ये इस रेगुलेशन के 2.1.2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 5 में है। 2.1.2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 5 में है। इसमें सबसे पहले रिचुअल्स स्लॉटरिंग यानी अनुष्ठानिक वध 3 प्रकार के होते हैं। एक यहूदियों में चलता है जो सचेत वध है, मुसलमानों में चलता है मतलब मुस्लिम धर्म का रिचुअल है हलाल, और हिंदुओं का है झटका। पशु को बेहोश करके बिना बेहोश किए धारदार चाकू से काटा जाता है। ठीक है, यहूदियों में। ऐसे FSO हमारी क्या जरूरत है बूचड़ खाने में? तो स्वच्छता का ध्यान रखवाना, जो कि अपनी यूनिट कौन सी है 6 भी है, और स्वास्थ्यानुकूल मांस हो इसकी गारंटी रखना अपना काम है। FSSAI रेगुलेशन 2011 के 2.1.2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 5 के अनुसूची 4 के भाग 4 में बूचड़ खाने से संबंधित प्री रिक्विजिट प्रोग्राम प्रैक्टिसेस PRPs, GMPs गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और GHP गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। ओवियन भेड़ को मांस को बोलते हैं, सुविलियन सुअर के और बोवियन भैंस के। धारा नंबर 31 यानी लाइसेंस देना और धारा नंबर 92 यानी ये रेगुलेशन बनाना को एक साथ पढ़ने पर जो रेगुलेशन बना उसी के तहत ये अपना बूचड़ खाना भी आया। निरीक्षण केंद्रों में उजाला जो होना चाहिए बूचड़ खानों में वो 540 फ्लक्स होना चाहिए, लक्स होना चाहिए। तो निरीक्षण केंद्रों में 540, इससे आधा कर देंगे तो जहां पर स्लॉटर मतलब वध करते हैं 220 लक्स, इससे आधा कर देंगे 110 लक्स अन्य कमरों में। तो नॉर्मल कमरों में 110 लक्स, वध वाले कमरों में 220 लक्स, निरीक्षण केंद्रों में 540 लक्स। धार्मिक स्थान के 100 मीटर के दायरे में बूचड़ खाना
नहीं देंगे लाइसेंस। ये सामान्यतः वैसे ये 50 मीटर का है, और अगर गेट के दरवाजे के सामने है तो अपन 100 मीटर तक भी उसे रोक सकते हैं। बूचड़खाने की स्वच्छता तो साल में 4 बार, मतलब हर 3 महीने पर। तो पहला तीसरे महीने मार्च, छठे महीने जून, 9वें महीने सितंबर, 12वें महीने दिसंबर, फिर तीसरे महीने मार्च। तो साल में 4 बार इसकी हर एक तीसरे महीने के समाप्ति पर पहले सप्ताह में गर्म चूने से भली भांति धोया जाएगा। तो गर्म चूने से भली भांति हर 3 माह पर धोया जाएगा, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में। साल में कम से कम एक बार रंगाई पुताई भी की जाएगी। वध किए जाने वाले पशु के अपशिष्ट 8 घंटे के अंदर हटाए जाएंगे, उनके अंतड़ियाँ, उनके खून वगैरह। तुरंत उपयोग या विक्रय हेतु मांस को रख रखावट की आवश्यकता नहीं है, किंतु बाद के लिए रखे गए मांस को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाएगा। वध। अब वध के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बेहोश करते हैं। यहूदियों को अगर छोड़ दें तो बाकी मुस्लिम हिंदू दोनों प्रथाओं में झटका हलाल में सबसे पहले पशु को बेहोश किया जाता है। और बेहोश करने के लिए अपन स्टर्निंग, विद्युत का उपयोग मुख्यतः करते हैं। वैसे तो बेहोश करने के भी और तरीके हैं, तो स्टर्निंग में विद्युत का उपयोग करते हैं। तो भैंस, गाय या ढोर कोई भी हो, उसके लिए 1.5 एम्पियर काफ़ी है। 1.5 एम्पियर का झटका उसको बेहोश कर देगा। सुअर अगर है तो सुअर की जात है, 1.25 एम्पियर चाहिए। मतलब सुअर के ही लेवल के जो लोग हैं, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, बछड़ा हो गया, तो भेड़, बकरी, बछड़ा, ये तीनों 1 एम्पियर में निपट लेंगे, मतलब बेहोश हो जाएंगे। लेकिन सुअर तो सुअर है, चमड़ी मोटी है। 1.25 एम्पियर मतलब एकमात्र ऐसा है जिसको ना तो 1.5 चाहिए ना 1 चाहिए, इसको 1.25 एम्पियर चाहिए सुअर को। बाकी बछड़ा, भेड़, बकरी, सब 1 एम्पियर में। मेमना, मेमना तो बेचारा मेमना है ना, छोटा सा, तो 0.7 एम्पियर। कुक्कुट सावल, मतलब कि जो मुर्गी वगैरह रहती है, 100 मिली एम्पियर में चली जाएगी। टर्की 150 मिली एम्पियर में। याद किसका रखना है, ढोर का 1.5 एम्पियर। बाकी भेड़, बकरी और बछड़े का 1 एम्पियर। सुअर का 1.25 एम्पियर। मेमने का 0.7 एम्पियर। तो बेहोश करने की 3 विधियां होती है। एक तो यांत्रिक बेहोशी। यांत्रिक बेहोशी की भी 3 विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब एक तो यहाँ पर ये हथौड़ा मार दिया जाता है, और भी तरीके अपनाए जाते हैं जो कि अब नहीं अपनाए जाते। विद्युतीय बेहोशी अपने को पता है, एम्पियर का उपयोग करते हैं। गैस स्टर्निंग एक महत्वपूर्ण है, जो सुअरों को बेहोश करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। CO2 का 90% जो रहता है कंसंट्रेशन पर, सुअरों को गैस स्टर्निंग के माध्यम से बेहोश किया जाता है। उपकरण तो तांबे, कांसे आदि का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं स्लॉटर हाउस में। ड्यूरेबल मटेरियल रेजिस्टेंट टू कोरोजन, मतलब जंग रोधी और ड्यूरेबल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल बहुतायत में करते हैं। टाइटेनियम का भी करते हैं, लेकिन टाइटेनियम बहुत महंगी है, इसलिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं। स्टेनलेस स्टील में हम क्या करते हैं, आयरन में कार्बन और क्रोमियम मिलाकर हम इसका बनाते हैं। कंटेनर के रूप में अपन तांबे, पीतल, कांसे का उपयोग करेंगे। कंटेनर में कर सकते हैं, लेकिन हम किस में नहीं करेंगे, औजारों में नहीं करेंगे। लोहा या गेल्वेनाइज्ड लोहा का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है, कंटेनरों में। नमी युक्त खाद्य पदार्थों के संग्रहण में लोहे का उपयोग कभी नहीं करेंगे। अब पशुओं का वध पूर्व संचालन, मतलब कि अब इनको लाना है भाई, तो इसको अपन लाइव एक्सपोर्ट कहते हैं। मतलब कि बाड़े से स्लॉटर हाउस तक, फार्म से वधशाला तक पशुओं को ले जाने की प्रक्रिया लाइव एक्सपोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट मतलब ये नहीं कि भेज दिया। लाइव एक्सपोर्ट मतलब कि फार्म से एक्सपोर्ट किया वधशाला के लिए। और वधशाला में खड़े होकर हम क्या बोलेंगे, ढोर आयात।
मतलब हिंदी में इसी प्रक्रिया को ढोर आयात कहते हैं, आयात कर रहे ढोरों को, और इंग्लिश में इसे ही अपन लाइव एक्सपोर्ट कहते हैं। ज्यादा दूरी के कारण तनाव की स्थिति पैदा करती है जो मांस की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। काटने से पहले भूखा या प्यासा रखने से भी गुणवत्ता प्रभावित होती है। शर्तें क्या है संचालन के लिए? कि केवल स्वस्थ पशु का ही परिवहन किया जाए, वेटनरी निरीक्षण द्वारा निरीक्षण उपरांत पशुओं को टीकाकरण युक्त होना चाहिए। मतलब किसी ऐसे क्षेत्र से ला रहे हैं जहाँ पर कोई बीमारी फैली हो पशुओं में विशेष रूप से, तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण प्रोग्राम 2019 से अपन लगातार चला रहे हैं। मादा पशु यदि गर्भावस्था चरम पर है तो उसका परिवहन नहीं करते हैं। जंजीर से जकड़ा नहीं जाएगा। 12 घंटे तक के परिवहन में कोई भी चारा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उनको पेय पदार्थ दिया, मतलब पानी दिया जाएगा। हिंसक पशुओं को भिन्न भिन्न परिवहन किया जाए। फर्श ढकने के लिए, मतलब जो परिवहन वाहन है उसका फर्श ढकने के लिए 6 सेंटीमीटर मोटी रेत की परत बिछाई जाए। कितनी? 6 सेंटीमीटर की। और अगर ये गर्मी का मौसम है तो इसमें लगातार गीला करती है। ठंडी का मौसम है तो 2 सेंटीमीटर रेत के ऊपर 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बुरादा या पुराल बिछाई जाए। ठीक है ना? गर्मी है तो 6 सेंटीमीटर की रेत लगातार ठंडा करते रहो। ठंडी है तो 2 सेंटीमीटर की रेत प्लस 6 सेंटीमीटर की पुराल। कोई ठंडे करने की जरूरत नहीं क्योंकि ठंडी का ही मौसम चलता है। पशु हाँकने के लिए नरम रबर या पाइप का इस्तेमाल करेंगे। लादने उतारने के समय फर्श की ढलान पर फिसलन नहीं होनी चाहिए। परिवहन करने वाले ट्रक की गति 40 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 12 घंटे से अधिक के परिवहन के लिए रेल परिवहन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अनावश्यक रसायन, औषधि या हार्मोन नहीं दियाना चाहिए। उपचार अगर मतलब बीमार है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन इसके अलावा नहीं दिया जाना चाहिए। अब मांस का परिवहन हो गया, अपन मांस का कोमलीकरण पढ़ लेते हैं। परिवहन हो गया, अब आ गया कट गया, आप क्या करेंगे? तो मांस में पाए जाने वाले कोलेजन, टेंडराइजेशन इसको अपन बोलते हैं। कोलेजन विशिष्ट प्रोटीन संरचनाएं होती है जिन्हें तोड़कर मांस में टेंडराइज्ड, उसको कोमल किया जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। कोमलीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले कारक: पशु की आयु प्रभाव डालेगी, उसकी प्रजाति प्रभाव डालेगी, उसका पीएच प्रभाव डालेगा, तनाव की अवस्था प्रभाव डालेगी। ये प्रक्रिया वाइट मीट में नहीं की जाती टेंडराइजेशन की, क्यों? क्योंकि उनमें जो कोलेजन है वो पाया ही नहीं जाता। रेड मीट, गाय या भेषवंशी मांस में होता है ये चीज। मांस में से पानी कम करने से कटाव आसान हो जाएगा, इस हेतु मांस पर नमक डाल दिया जाता है। और नींबू का रस, एसिटिक एसिड, ये इसे मिरेलिन प्रक्रिया भी कहते हैं। तो मांस में पानी कम करने के लिए अपन क्या करते हैं? नमक, नींबू आदि का छिड़काव कर देते हैं। तो ये भी एक कोमलीकरण की ही प्रक्रिया है। तो मांस की मृदुता को प्रभावित करने वाले कारक तो वध पूर्व, प्रजाति, आयु, लिंग, पेशी और पशु में तनाव। वही वध पश्चात मरणोपरांत परिवर्तन, प्रानुकूलन यानी कंडीशनिंग कैसे हुई है, शीतन, पकाना, कृत्रिम मृदुकरण और विद्युत उद्दीपन, ये सारी चीजें वध पश्चात प्रभाव डालती हैं। तो कोलेजन पशुओं में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन होते हैं। यह प्रोटीन शरीर के त्वचा, मांस पेशियां, हड्डियां, टेंडन, लिगामेंट और अन्य सहसंयोजी ऊतकों में मिलते हैं, निर्माण करते हैं उनका। कोलेजन ठोस अघुलनशील रेशेदार प्रोटीन होते हैं। सामान्यतः शरीर के कुल प्रोटीन का यह 1/3 होते हैं। कोलेजन अणुओं एक दूसरे के साथ मिलकर पतले रेशे बनाते हैं जिन्हें फाइब्रिल कहा जाता है। शरीर में कई तरह के कोलेजन पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के कोलेजन होते हैं जिन्हें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कहा जाता है। कोलेजन मांसपेशियों का प्रमुख भाग है। यदि कोलेजन को किसी प्रक्रिया द्वारा तोड़ दिया जाए या मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न किया जाए तो मांस का कोमलीकरण आसान हो जाता है। प्रभावित करने वाले कारक तो पशु की आयु, तो युवा पशु की पेशियों में तनाव या खिंचाव अधिक हो जाता है बजाय वृद्ध पशु के।
वधशालाओं में मांस के कोमलीकरण के लिए पशुओं को काटने के बाद एसिल कंडरा से पीछे लटकाकर टांग दिया जाता है। मांस का पीएच, तो खास बात क्या है कि जीवित पशु का जो मांस रहता है उसका पीएच 7.2 के आसपास होता है। पशु वध के पश्चात उसका 5.5 से 5.6 नॉर्मली कंडीशन में होता है। इस कारण ग्लाइकोजन का लैक्टिक एसिड में परिवर्तन होना है। अगर सामान्य मांस कोई है तो वध के कुछ घंटों पश्चात लगभग 24 घंटे के बाद तक गिरते गिरते वो 5.4 से 5.6 तक पहुंचेगा। 7.2 से 5.5 के लगभग वो पहुंच जाएगा। गहरा दृढ़ और शुष्क मांस है डीएफडी, डार्क फर एंड ड्राई मीट। इसमें पीएच अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, गिरता ही नहीं है। 6.8 से 6.5, 6.5 से 6.8 के बीच में बना रहता है। इससे संरक्षण और गुणवत्ता खराब होती है। पीत, मृदु और निस्त्रावी। पीएसई मीट मतलब कि पेल, सॉफ्ट एंड एक्सुडेटिव। तो तेजी से पीएच घटकर इसमें 5.4 से 5.5 हो जाता है। जल्दी खराब होता है, एक ही घंटे में गिरकर इससे मांस जलीय हो जाता है। तो भाई गंभीर तनाव की स्थिति दर्शाता है डीएफडी मीट, यानी पशु मरने से पहले बहुत ही तनाव में था। इसमें कठोर मांस होता है, कोमलीकरण नहीं हो पाता है और गिरता ही नहीं है। इसमें पीएच 6.5 से 6.8 बना रहता है। पीएसई में कम तनाव में था, लेकिन इसमें क्या तुरंत पीएच गिर जाता है, 5.4 से 5.5 के बीच में हो जाता है। तो इसे मृदु पीला मांस होता है, ये जल्दी खराब हो जाता है। पकाना, तो पकाने से मृदुता बढ़ती है क्योंकि कोलेजन जिलेटिन में परिवर्तित हो जाते हैं। मांस को मध्यम डिग्री पर पकाया जाए तो मांस अधिक मृदु होता है। लगभग 155 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अगर मांस को लंबे टाइम तक पकाया जाए तो मांस का मृदुकरण अधिक होता है। प्रजाति, गौ मांस की तुलना में सुअर मांस में मृदुता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि भैया अपन पढ़ के आए हैं अभी, क्योंकि उसमें लगभग 77% तो मॉइस्चर होता है। वहीं लाल मांस की तुलना में चिकन में मृदुता अधिक होती है। सीधी सी बात है, टेंडराइजेशन ही नहीं है, अगर उसमें कोमलीकरण की प्रक्रिया ही नहीं करनी है, उसमें कोलेजन ही नहीं है, तो वो तो अपने आप पहले से ही मृदु है। मांसपेशियां, जिनको ज़्यादा व्यायाम मिलता है वो ज़्यादा कठोर हो जाती है मांसपेशियां। जैसे पैर, गर्दन, कंधे के आसपास की जो अपनी मांस रहते हैं वो काफ़ी कठोर होता है। मार्बलिंग से मांस में मृदुता है आती है, बिल्कुल आती है। पसलियों के बीच के हिस्से को रिब आई जो रहता है वो मृदु होता है। मांस के मृदुकरण की प्रक्रिया, तो मांस का कंडीशनिंग करते हैं, उसकी मुट्ठ कटाई करके, एंजाइम उपचार करके, कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करके, मेरिनेटिंग करके, यांत्रिक विधियां, मीट हैमर या सुई का इस्तेमाल करके, ब्लेड टेंडराइजेशन करके। तो पहला है कंडीशनिंग। 0 से 3 डिग्री सेल्सियस पर वध पश्चात स्टोर करके रखते हैं। अप्रसंस्कृत मांस को फ्रीजिंग पॉइंट पर रखना एजिंग कहलाता है। तो वो कंडीशनिंग के दौरान एजिंग करते हैं, मतलब अप्रसंस्कृत मांस को फ्रीजिंग पॉइंट पर रखना एजिंग कहलाता है। इससे मांस परिपक्व व कोमल होता है, उसमें रसीलापन बढ़ता है। लगभग 24 घंटे तक रखते हैं। केलपेन और लाइमोसोमी एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। लाइसोसोमी, केलपेन और लाइसोसोमी एंजाइम इसमें एक्टिव हो जाते हैं इस कंडीशन की प्रक्रिया में, प्राक्लोन की, और इससे क्या होता है, मांस काफ़ी मुलायम होता है। मुट्ठ कटाई, मृदु कटाई वध के 45 मिनट में कर लेना चाहिए। मतलब कि एसिल कंडरा से लटकाया जाता है पैर की, उसको वध पश्चात पेशी क्रिया, अस्थियों को अलग करना, पेशियों को अलग करना, एक पैर से टांग कर सफाई का काम किया जाता है। तो इसे अपन मृदु कटाई कहते हैं। उसकी अपने स्किन वगैरह है, उसकी आंतें वगैरह, आंतड़ियाँ वगैरह है, हड्डी, ये सब अलग करना क्या कहलाता है,
मृदु कटाई। वध के तुरंत बाद सफाई हेतु एसिल कंडरा से लटकाएंगे और वध पश्चात पेल्विक से लटकाते हैं। ठीक है। विद्युत उत्पीड़न, तो वध के तुरंत पश्चात 30 मिनट के अंदर कोमलीकरण हेतु विद्युत उत्पीड़न यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा भी अपन उसका कोमलीकरण कर सकते हैं। यह व्यावसायिक नई विधि है। इसे सर्वप्रथम न्यूजीलैंड में भेड़ों के ऊपर अपनाया गया। इसमें मांस की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, सूअरों पर कम प्रभावी है। उच्च वोल्टेज उद्दीपन जो है, हाई वोल्टेज स्टिमुलेशन जो है, वो 500 से 1000 वोल्ट के बीच में देते हैं। वहीं निम्न वोल्ट उद्दीपन में 75 वोल्ट से कम वोल्ट अधिक टाइम के लिए देते हैं। तो हाई वोल्ट जो है 500 से 1000 वोल्ट, वो 90 सेकंड की अवधि के लिए रुक रुक के 1-2 सेकंड के लिए देते रहते हैं। कब तक? 90 सेकंड तक। तो उच्च वोल्ट उद्दीपन 90 सेकंड के लिए 500 से 1000 वोल्ट। विद्युत उद्दीपन क्यों दे रहे हैं? कोमलीकरण के लिए। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग तो मीट को हैमर से छेद करके नमक का लेपन करके, कोई विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है इसके लिए, तो कैल्शियम क्लोराइड डालकर। एक होता है यांत्रिक मृदुकरण, मतलब उसमें छेद कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, कीमा बना लेते हैं, निडिल या ब्लेड का उपयोग कर लेते हैं, मांस को पीटते हैं, मसलते हैं। इससे भी क्या होता है? मृदुकरण होता है। एंजाइम द्वारा मृदुकरण, तो पपीते के कच्चे फल के जूस का इस्तेमाल करते हैं। पादपों, कवकों, जीवाणुओं से प्राप्त एंजाइम, अंजीर या अनानास का भी उपयोग अपन कर लेते हैं। हाई प्रेशर कोमलीकरण यानी मृदुकरण, तो 150 मेगा पास्कल तक का दबाव द्वारा ग्लाइकोलिसिस की क्रिया इससे नियंत्रित होती है। तो 150 मेगा पास्कल मतलब इतने ज़्यादा प्रेशर को देकर भी अपन कोमलीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। विविध मृदु कारकों का इस्तेमाल, जैसे अदरक, अदरक के साथ घरों और रेस्टोरेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यूक्यूमिस ट्रिगेनोबस से मृदुकरण, क्यूक्यूमिस ट्रिगोबस से मृदुकरण, ये जंगली पादप है। नमक या नींबू लवण का उपयोग करके उसे रखना क्या कहलाता है? मेरीनेटिंग कहलाता है। मेरीनेटिंग के द्वारा भी मृदुकरण का कार्य किया जाता है। ब्रोमेलिन एंजाइम एक्टिव होता है इस टाइम पे। और पकाने का भी उपयोग करते हैं अपन, जिलेटिन का निर्माण हो जाता है उससे। तो ये मांस का मृदुकरण है, जिसमें अपन बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। 3 प्रकार के मांस होते हैं। एक होता है भाई साधारण मांस, जिसका 5.4 से 5.6 पीएच हो जाता है। एक गहरा, दृढ़ और शुष्क मांस होता है, जिसका पीएच गिरते ही नहीं है, ढीठ हो जाता है, इसलिए दृढ़ हो जाता है, DFD 6.5 से 6.8। एक होता है पीत, मृदु और निःस्रावी, ये 5.4 से 5.5 हो जाता है इसका। ठीक है ना, PSE नहीं। इसके अलावा तो अपन प्रजाति भी प्रभाव डालती है। एजिंग क्या होती है? अप्रसंस्कृत मांस को फ्रीजिंग पॉइंट पर रखना एजिंग कहलाता है। कंडीशनिंग के अंडर में अपन करते हैं। केल्पेन और लाइसोसोमी एंजाइम इसमें एक्टिव हो जाते हैं। मृदु कटाई में 45 मिनट में कर लेना चाहिए, एसिल कंडरा से लटका कर करते हैं अपन। विद्युत उद्दीपन पे अपन क्या करते हैं? 500 से 1000 वोल्ट हाई स्टिमुलेशन 90 सेकंड के लिए, निम्न वोल्ट 75 वोल्ट किसके लिए? मुलायम करने के लिए। कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, यांत्रिक मृदुकरण भी करते हैं। पपीते के रस का इस्तेमाल एंजाइम मृदुकरण कहलाता है। उच्च दबाव मृदुकरण में 150 मेगा पास्कल का इस्तेमाल करेंगे अपन। इसके अलावा अदरक के रस का, क्यूक्यूलिस ट्रिगोनोमेरस का और नींबू, लवण आदि का इस्तेमाल करके मेरीनेटिंग करेंगे, ब्रोमेलिन एंजाइम को एक्टिव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन अपना रहे हैं, क्यों? ताकि मांस हो जाए कोमल। तो कोमलीकरण की प्रक्रिया, मांस में पाए जाने वाले कोलेजन विशिष्ट प्रोटीन संरचनाएं, जिन्हें तोड़कर मांस में कोमलता लाई जाती है।